हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज के सेशन में हम लोग जुलाई मंथ का जो हम रिवीजन सेशन मॉर्निंग में कर रहे हैं उसका एमसीक्यू के उसमें हम लोग आज टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। अब टेस्ट में 25 क्वेश्चन से आज जिसके भी 0 आंसर गलत हुए, एक आंसर गलत हुआ या 2 आंसर गलत हुआ, मैक्स टू मैक्स उन लोगों को ही कमेंट करना है दैट यस मेरा सही हुआ है। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस 3 डेज में हम लोगों ने जुलाई का मेजर पोर्शन कवर कर रहा है मॉर्निंग की क्लास में रिवीजन सेशन में। आपने जुलाई का सेशन नहीं करा है, रिवीजन सेशन नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर करो दैट उसको करते जा रहे हो। जितना डेटा आप इधर उधर का करोगे उससे बढ़िया रहेगा दैट एक डेटा को ढंग से कवर करें पहले, फिर दूसरे डेटा पर आएंगे, फिर थर्ड डेटा पर आएंगे, राइट। तो जुलाई अगस्त मेन प्रायोरिटी रखना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। आरबीआई सर्कुलर पूरा करना है, और अगर हम बात करें पूरा मतलब पूरा 1 ईयर का 2 ईयर का भी जितना पॉसिबल होगा इतना करेंगे। स्टैटिक इनमें से ही बनेंगे, और पीआईबी नोटिफिकेशंस 3 महीने का चलेगा। गवर्नमेंट स्कीम सारा करना है, ठीक है। रिपोर्ट्स, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, बजट का रिपोर्ट, ये 3 तो मेन रिपोर्ट है जो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा, आप लोगों को व्हाट्सएप करना है टू एनरोल। 24/7 जब भी वीडियो को देख रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट चाहिए, फ्लो में प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिए। जब भी वीडियो को देख रहे हो, कभी भी वीडियो को देखे, व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। नाउ एक बात मैं आप लोगों को सभी को पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूं दैट एग्जाम टाइम पर, चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वहां पर आप लोगों को नर्वसनेस और आते हुए क्वेश्चन भी ना कर पाना, ऐसा सिनेरियो ना बने, उसके लिए पहले से कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओ। कॉन्फिडेंस आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करने से, और डे टू डे को यूटिलाइज करोगे तो मतलब आज का दिन जाने दिया तो गया, कल का दिन जाने दोगे तो भी जाएगा, ऐसे करते हुए एग्जाम आ जाएगा। फिर वहां पर नर्वसनेस होगी क्योंकि वहां पर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ अटेंशन रह गया है। वहां पर फिर नर्वसनेस ना हो, इसलिए मेक श्योर करो दैट डे टू डे यूटिलाइज करो। सोने जाते हो उससे पहले मेक श्योर करो, और अपने आप से इनर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए दैट हमने प्रिपरेशन करा, हमने आज को यूटिलाइज करा। ये मेक श्योर करिए, हर कोई कैंडिडेट को ये फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। विच बैंक इज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 फॉर दैट मैटर पीओ का भी आता है, तो उसमें रिपोर्ट कैटेगरी से क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट मतलब आरबीआई एनुअल रिपोर्ट अलग हो गया जिसमें वैल्यूएशन आता है, जिसमें ब्रांड का बताया जाता है कि इसको इतना अवार्ड मिला गया, ऐसा हुआ है, इस बैंक को चूज करा गया है। ऐसे अवार्ड से, आई मीन टू से अवार्ड टाइप से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था दैट आपकी बैंक के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे कि ग्रुप के बारे में पूछ लिया, किसी नॉर्मल कंपनी के बारे में पूछ लिया। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ब्रांड है वो है एचडीएफसी बैंक। ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिसने गलत बताया वापस पढ़ना है इस डेटा को ढंग से, पूरा टेबल में अभी बताने वाला हूं। सेकेंड, अब अगर हम देखें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसबीआई ग्रुप। अभी हमने देखा एचडीएफसी तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आ गया, लेकिन ये बैंकिंग का अलग से ब्रांड अवार्ड की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल ब्रांड की बात कर रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी अगर बैंक को कवर करेंगे तो उसमें बैंक के इसमें एचडीएफसी टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, सारी बैंक के अगेंस्ट बात करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसबीआई ग्रुप इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स इन इंडिया 2024। इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने आई गेस पहले से पढ़ रखा होगा, 6th इज द करेक्ट आंसर। तो एचडीएफसी के नीचे है एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई ग्रुप को पहला नहीं बताना है, एसबीआई ग्रुप बाद में आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताना अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट, which country, which company retains the top spot as the India's most valuable brand। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है अभी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भी, वो है टाटा ग्रुप। रिलायंस ग्रुप पर नहीं करना है। तो आपको अगर मैं पूरा लिस्ट बताऊं तो यहां पर टाटा आएगा पहले, फिर इन्फोसिस आएगा, फिर एचडीएफसी ग्रुप, फिर एलआईसी ग्रुप, फिर रिलायंस, फिर एसबीआई। इतना डेटा याद करना है सभी को। टाटा ग्रुप क्यों याद करवा रहे, ये फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो हम लोगों को पूरा डेटा करने में कुछ आलस नहीं करना है, इतना सा डेटा याद कर सकते। टाटा पहला, सेकंड इन्फोसिस, थर्ड एचडीएफसी, फोर्थ इज फोर्थ है हमारा एलआईसी ग्रुप, एंड फिफ्थ इज रिलायंस, एंड सिक्स्थ इज एसबीआई ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, क्वेश्चन करेक्ट करना है। होप आप लोगों ने क्वेश्चन करेक्ट करा है। एक क्वेश्चन है जो इस बार गट फीलिंग आ रहा है दैट इसमें का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट इज द न्यू वेज एंड मींस एडवांसेस डब्ल्यूएमए लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सेट बाय द आरबीआई
इफेक्टिव फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2024, ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड व्हाट वाज द प्रीवियस लिमिट। अभी डब्ल्यूएमए क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिससे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर में पैसा उधार ले लेते हैं। तो उसका एक लिमिट रहता है, पहले लिमिट कुछ और था, उसको इंक्रीज कर दिया है। तो कितना था और कितना इंक्रीज कर दिया है, दोनों डेटा आप लोगों को बताना है। तो पुराना कितना था, करेक्ट आंसर इज 47,010 करोड़ एंड 60,118 करोड़। ठीक है, न्यू लिमिट हो गया है ये वाला, पुराना लिमिट था ये 47,000। अब ये कितना राइज हुआ है, अगर परसेंटेज के टर्म्स में पूछ लेते हैं तो 28% का राइज हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट राइज हुआ है, 28%। ठीक है, कब से इंप्लीमेंट हुआ है, 1st ऑफ जुलाई 2024 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अब डब्ल्यूएमए के बारे में देखा, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी रहता है लिंक टू द ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ये तो हो गया इनका लिमिट, ठीक है, जो बोरो कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट टर्म पर भी रहता है इनके ऑक्शन ट्रेजरी बिल के ऊपर, जिसको नहीं पता बस इतना से याद रख लो। तो उसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में क्या लिमिट है, कितना परसेंटेज ले सकते हैं। मैक्सिमम अगर बताएं तो 50% ऑफ द लोअर वैल्यू बिटवीन बैलेंसेस, या तो सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर में जो रहेगा, या फिर अगर बात करें तो अभी करंट बैलेंस जो चल रहा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उनमें से जो मिनिमम रहेगा उसका 50% ये लिमिट कर सकते हैं, है ना, पैसा रेज कर सकते हैं। ये ऑक्शन ट्रेजरी बिल से कैसे रेज करते हैं, पब्लिक से रेज कर लेते हैं। ओके, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द इंडियाज लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर आप लोगों को पता रहेगा, नहीं पता वापस से बता देता हूं, 1.5 बिलियन। करेक्ट आंसर सभी को करना है, जिसके एक भी गलत नहीं है उसको तो कमेंट करना ही करना है। जिसने एक गलत करा या मैक्स टू मैक्स 2 गलत करा उनको भी करना है। बाकी आप लोग वापस रिवाइज करो, जुलाई को पढ़ो वापस से, जुलाई का डेटा वापस रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के लिए मैटर ये नहीं करता कि आपने ये कंटेंट आधा पढ़ा, ये आधा पढ़ा, आधा आधा नहीं पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पढ़ो। ठीक है, टाइम लग जाएगा लेकिन कंप्लीट पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में भी चांसेस है, a collaboration between the Reserve Bank of India and the Bank for International Settlements and the central banks of 4 Asian countries। तो इनके बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है एक प्रोजेक्ट नेक्सस को लेकर। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस किसके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस किस के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है और प्रोजेक्ट नेक्सस किस बारे में। तो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने ऑप्शन अवेलेबल, आई गेस आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा। सो इफिशिएंटली रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स काम कर पाए, इसके ऊपर इन्होंने कोलैबोरेशन करा है, उसका नाम दिया प्रोजेक्ट नेक्सस। गलत नहीं करना है, आरबीआई और बीआईएस, ठीक है, और 4 एशियन कंट्रीज इंडिया के साथ साथ में। अब वो कंट्रीज का नाम भी याद कर लो, क्योंकि कंट्रीज का नाम भी याद रखना जरूरी है। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इंक्लूडिंग इंडिया करेंगे तो 5 नेशन से। ठीक है, नाम याद रख लोगे। विच बैंक लॉन्च द स्टूडेंट सफर कार्ड Forex card, a premium Forex prepaid card designed for students pursuing higher education abroad। करेक्ट आंसर सभी ने बता दिया होगा अभी तक। आईसीआईसीआई बैंक इज द करेक्ट आंसर, बिना कंफ्यूजन के करेक्ट आंसर बताना है सभी को। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड, ये हम अभी 3 दिन में इसी को डिस्कशन करा है। अभी आरबीआई सर्कुलर का भी मैं सेशन लेने वाला हूँ वापस से, तो उसको भी वापस से हैंड टू हैंड कर देते। जस्ट उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम पर आ जाएंगे, फिर वापस रिपोर्ट पर आ जाएंगे। 15 तारीख तक हम लोगों का ये डेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त को फिर रिवाइज कर लेंगे और कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे फिर वापस से। ठीक है, एमसीक्यू आप लोगों के आज अनलॉक हो रहे हैं, तो आप लोग एमसीक्यू भी लगा सकते हो जाकर वेबसाइट पर। ठीक है, आज अनलॉक हो जाएंगे लेटेस्ट वाले। ठीक है, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड एमएसएमई सहज, किसने लॉन्च करा था, फटाफट बताओ। जो कि होता है इनोवेटिव ऑनलाइन बिजनेस लोन के लिए सोल्यूशन फॉर एमएसएमई। यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी का जो इनवॉइस रहता है वो अपलोड करो इस पोर्टल पर, उसके अगेंस्ट पे लोन मिल जाएगा। तो किस बैंक ने इंट्रोड्यूस करा है ये प्लेटफॉर्म को, एमएसएमई सहज। तो एसबीआई कंपनी ने, एसबीआई बैंक ने स्टार्ट करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करा है। What is the new name of India Bulls Housing Finance Limited after its recent rebranding? India Bulls Housing Finance Limited का नाम चेंज हो गया है, उसका नया नाम समृद्धि है, सम्मान है, इंडिया बुल्स है या समर्थ है। करेक्ट आंसर इज सम्मान कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा, तो अब ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ऑलराइट, एवरीवन हैज टू मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन मेक श्योर करो कि ये एमसीक्यू देख लिया, तो ये एमसीक्यू सेशन को यूटिलाइज करना है तो पूरा देखना। पहले पूरा देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि इस पे जहां गलती हो रहा है इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपना एनालिसिस करो। यार ये मेरा गलत हुआ, इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेते। आप कहीं और से भी स्टडी कर रहे हो, बैच में एनरोल नहीं कर रहा है, तो भी आप लोगों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना अपना कंटेंट को।
ऑर्गेनाइज कंटेंट को एक बार प्रिंट करके प्रिपरेशन करोगे, एक दो टॉपिक नहीं मिलेगा चलेगा, क्योंकि ना सारे टॉपिक एक साथ सभी के मैच नहीं होते, लेकिन आपका ऑर्गेनाइज कंटेंट बहुत होना जरूरी है और टाइमली प्रिपरेशन करना जरूरी है। जिसके पास कंटेंट का कमी है और टाइमली प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, वो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एनबीएफसी वाज सिलेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग आज कम से कम 25 से 30 लोगों का, आप लोग जो एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हो, 25 से 30 कैंडिडेट का तो मुझे चाहिए कि आप लोगों ये लिखोगे दैट सर कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने अभी किस एनबीएफसी को सिलेक्ट करा है फॉर म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए। ये पहला एनबीएफसी है जो इंडिया का जिसको सिलेक्ट करा है अभी, तो उसका नाम बताना है। करेक्ट आंसर इज मुथूट फाइनेंस, कंफ्यूज नहीं होना है, मुथूट फाइनेंस से। ऑलराइट, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आप सोच रहे हो टेररिस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाता है, वही कमिटी, वही उसी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पायोनियरिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी के बेस पर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करा है हेल्थ का। ठीक है, उसका नाम क्या है? हेल्थ गार्ड है, एलिवेट है, मेड शील्ड है या फिर केयर प्लस है? करेक्ट आंसर आई गेस जिसको पता था उन्होंने बता दिया होगा, सोचने का जरूरत नहीं है। और एग्जाम में ये तो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में हमको और सोचना नहीं है। इसमें एक बार आपको क्लिक करने में टाइम लगेगा, बट बाकी में आपको रिवाइज करके नहीं बताना, आपको क्विकली प्रैक्टिस में रखना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा डे टू डे सर के साथ भी क्लास लगाइए, मेक श्योर करो कि आप क्लास लगा रहे हो, नहीं तो टाइम चला जाएगा, फिर वापस से नया टाइम, फिर नई एग्जाम, नया नोटिफिकेशन। उस ट्रैप में नहीं फंसना है, फटाफट पढ़ो और निकलते जाओ। राइट, सो एलिवेट नाम याद रखना, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से एलिवेट का याद रखना। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग सही करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वार्टरली सर्वे इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एमएसएमई को देखने के लिए कि उनका इन्वेंटरी लेवल कैसा चल रहा है, ऑर्डर कितने आ रहे हैं, कैपेसिटी कैसा है, क्वार्टरली सर्वे कर रही है आरबीआई, तो उसका नाम क्या है, उस सर्वे का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ओबिकस, सभी को याद रखना है। ओबिकस से उसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर बुक से इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। अब यहाँ पर सर्वे पर कोई पेनल्टी नहीं लगाने जा रही है एमएसएमई को, बट वो ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका मॉनेटरी पॉलिसी, फिर ये बैंक्स को गाइड करेंगे दैट एमएसएमई को इतना प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्वेंट्री चेक करेंगे, उनका ऑर्डर चेक करेंगे, बुक्स चेक करेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को चेक करेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश है। तो ओबिकस नाम याद रखना। हाउ मच डिड आरईसी लिमिटेड, ये पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है, तो आरईसी लिमिटेड को कितना ग्रीन लोन के लिए अमाउंट मिला डॉशे बैंक गिफ्ट सिटी ब्रांच से? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जिसको पता है, अगेन हम अज्यूमिंग कि आप बता चुके हैं, 31.96 जापानीज बिलियन येन, है ना, बिलियन जापानीज येन। अब ये जापानीज येन में है 31.96, अगर डॉलर में पूछता है तो 200 मिलियन डॉलर रहेगा। ठीक है, किसको मिला? आरईसी लिमिटेड को। कौन ने दिया है? डॉशे बैंक ने। विच बैंक इंट्रोड्यूस द सेफ्टी रिंग security feature to enhance protection against the unauthorized access in the internet and mobile technology, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के लिए किस बैंक ने लॉन्च करा है सेफ्टी रिंग के नाम से एक सिक्योरिटी फीचर? एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी या एचडीएफसी? गाइस करेक्ट आंसर इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सिक्योरिटी के टर्म पर अगर कुछ आता है सेफ्टी रिंग का, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक पर करेक्ट करना है। राइट, एमएसएमई के लिए किसने करा है सहज? वो है एसबीआई। हाउ मेनी कंपनीज वर रिजॉल्व थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी जिसको बोला जाता है, लास्ट ईयर। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, जो कंपनीज एनपीएस में चली जाती है उनको रिजॉल्व करा जाता है उस पॉलिसीज के अंडर में। तो इनका ऐसा पूछना है क्वेश्चन का दैट कितनी कंपनीज को लास्ट ईयर रिजॉल्व करा गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा 270। एवरेज लेवल पर कितनी कंपनीज पर एनम रिजॉल्व हो रही है, तो 125 करेक्ट आंसर है। 270 लास्ट ईयर रिजॉल्व हो चुकी है इस कोड का यूज करते हुए और इंसॉल्वेंसी वाले प्रोसीजर्स में। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दैट इनका अभी जो लास्ट ईयर कन्वर्जन चल रहा है, जैसे 100 है इनके पास, तो इसमें कन्वर्जन कितना चल रहा है? 32% का कन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, अभी ये टारगेट ले रहे हैं कि 40% इस साल हम लोग करेंगे रिजॉल्व। Who has been appointed as the convener of the advisory council established by the 16th फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का काम रहता है टैक्स रेवेन्यू जो भी रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कमीशन है फाइनेंस रिलेटेड गाइडेंस या फिर उसका पॉलिसीज बनाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी 16th कमीशन स्टार्ट होने वाला है, स्टैब्लिश होने वाला है, जिसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब उसमें आप लोगों को बताना है दैट कन्वेनर कौन रहेंगे। कन्वेनर का मतलब होता है काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर समझ लो। इसको हेड कौन करेंगे? अरविंद पनागरिया जी करेंगे। ये कब से इंप्लीमेंट होगा? 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 या 26 से, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेता हूं। तो करेक्ट आंसर बताना है फाइनेंशियल जो हमारा डेटा है, इसको चेक कर लेंगे, आई गेस नेक्स्ट ईयर से रहेगा, 26 से, यस। तो 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, 26 तक के लिए रहेगा, 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर कन्वेनर मतलब होगा कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो करेक्ट आंसर है पूनम गुप्ता जी। उन सभी के नाम याद रख लेना है, पांचों के नाम, डीके श्रीवास्तव जी, नीलकांत मिश्रा जी, पूनम गुप्ता जी, राहुल बाजोरिया जी और एक भंडारी जी। तो ये पांचों नाम याद रखना है। हेड कौन करेंगे? अरविंद पनागरिया जी। ठीक है, कब से इंप्लीमेंट होगा, कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, क्या काम करता है? टैक्स रेवेन्यू जो भी आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये काम करेगा फाइनेंस कमीशन। कौन से नंबर का है? दिस इज 16th, याद रखना 16th नंबर का अब आएगा। नाउ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन मार्च 2024? फाइनेंशियल इंक्लूजन आप समझते ही होंगे, उसका इंडेक्स जो आता है आउट ऑफ 100, तो उसका स्कोर कितना था? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। आउट ऑफ 100 क्या स्कोर रहा था एज ऑन मार्च? मार्च तक का डेटा बताते हैं, 64.2 इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्रीज जॉइंट ब्रिक्स एज न्यू मेंबर्स ऑन जनवरी 1, 2024? ब्रिक्स में आप लोगों को पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन सब का गठबंधन है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ न्यू कंट्रीज ऐड ऑन हुई थी इस गठबंधन में, इस यूनियन में। तो 1 जनवरी 2024 को कौन कौन सी कंट्रीज ऐड ऑन हुई? करेक्ट आंसर है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कजाम समिट होने वाला है जो कि रशिया के पास प्रेसिडेंसी इसका इस बार का, हर साल प्रेसिडेंसी चेंज होता है। तो 22 24 अक्टूबर तक ये समिट चलेगा रशिया में। अभी प्लानिंग और चल रहा है दैट न्यू कंट्रीज को भी ऐड ऑन करा जाए। पाकिस्तान का भी रिकमेंडेशन आ रहा था, लेकिन उसको डिनाई कर रहे अदर कंट्रीज। द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी? अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से स्टार्ट हुआ था? उन्होंने कौन सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा है? तो अगर बात करें तो 7th एनिवर्सरी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑनेस्टली समझ अज्यूम कर लेना, ऐसा नहीं कि मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया तो आप अज्यूम कर रहे हो यस यस यही आंसर है। आप लोग ऑनेस्टली बताना, आपके अगर आंसर करेक्ट होंगे तो ही बताना, नहीं होंगे तो आप बिना सोचे बिना समझे क्लास में ढंग से पढ़ो और रिवीजन भी ढंग से करो, है ना, थोड़ा सा अपना रूटीन और सुधारो। 7th एनिवर्सरी करेक्ट आंसर है। कब से स्टार्ट करा था? जीएसटी का बिल पहले से पास हो गया था। ये इंप्लीमेंट कब से हुआ है? इंडिया में कब से काम करना स्टार्ट करा है? 1 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7th एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट करा है। इनसाइट इसका मिल जाएगा। अभी इसका एक और मीटिंग होने वाला है 9th ऑफ सितंबर को जीएसटी का, तो उसमें डेटा बहुत कुछ बाहर आएगा जो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी इसलिए इस डेटा को अभी होल्ड कर लो, अभी वो नया डेटा बताएंगे, स्लैब के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम विच डेट विल द न्यू यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर इज डायरेक्टेड बाय सेबी बिकम इफेक्टिव? पूरा सेशन ढंग से देखना, मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हो ढंग से, फॉर योर बेनिफिट, है ना, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। नहीं देखोगे, बीच बीच में भटकोगे ना कि 5 क्वेश्चन इधर देख लेते, 5 क्वेश्चन उधर देख लेते और कुछ काम में लग जाते, तो सेंस नहीं है। फिर आप क्या करो, उसको वीडियो को पॉज करके वापस से कंटिन्यू करो गाइस, है ना, ऐसा रहता तो वीडियो पॉज करके कंटिन्यू कर लो। तो विच डेट, कब से न्यू यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहा है सेबी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 2024। यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज रहता है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग स्लैब वाइज पैसा चार्ज करते हैं कि यार किसी ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करा तो उसको इंसेंटिव दे दो फी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें बोला गया है अभी सेबी में कि आप लोगों को यूनिफॉर्म फी रखना है सारे स्ट्रक्चर में। सेकेंड, ये क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर अलग अमाउंट दे रहा है और ब्रोकर अलग अमाउंट कलेक्ट कर रहा है एज ए फी। तो उसमें बोला गया है दैट आप यूनिफॉर्म फी को कलेक्ट करोगे और सारा फी थ्रू आउट द चैनल
सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कब से इंप्लीमेंट होगा ये नया स्ट्रक्चर? 1 अक्टूबर 2024, आपकी एग्जाम के 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अंडर द प्रपोज्ड एमएफ लाइट नॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो एमएफ लाइट नॉर्म्स में व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्स ओवर 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स? देखो ये प्रॉफिट की बात हो रही है। एमएफ लाइट आप समझ जाओ, लाइट वर्जन मतलब यूपीआई लाइट आया था, इसे एमएफ लाइट समझ लो। लेकिन ये क्या मैनेज करता है? पैसिव इंडेक्स फंड को। पैसिव इंडेक्स फंड क्या होता है? आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ, नहीं पता तो आप लोगों को करना है खाली ये समझ लो कि लो रिस्की फंड को मैनेज करने के लिए कुछ एक छोटा सा मॉडल और बनाया है कि इसको भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है। तो एमएफ लाइट नाम से उन्होंने नॉर्म बताया। इस पे रजिस्टर करना है तो उनको क्या बताना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्स का बताया, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में 3 साल कोई से भी प्रॉफिट कितना होना जरूरी है। ये अमाउंट यहां पर बोला गया है दैट इट इज 5 करोड़। प्रीवियसली ये अमाउंट था 10 करोड़, तो अभी अभी चेंज हुआ है। 10 सीआर था फॉर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो आईसीआईसीआई लिमिटेड अगर इसको करना चाहता है, और 5 सीआर, ठीक है। अपने आप को सेपरेट बिजनेस पे रजिस्टर कर लेंगे, एमएफ लाइट नॉर्म्स। तो इसमें नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 करोड़ का प्रीवियस लिमिट था। व्हाट इज द प्रपोज्ड मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी? अगर वो एएमसी खुद ही करना चाहता है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? करेक्ट आंसर इज 35 करोड़। ऑनेस्टली बताना करेक्ट आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं होगा आपका तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि मिस्टेक कर रहे हो। पुराना लिमिट था गाइस ये 50 करोड़ का, अब 35 करोड़ का नया लिमिट हो गया है ना, मिनिमम नेटवर्थ करोड़, मिनिमम नेटवर्थ का फॉर एमएफ लाइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इसमें से आने के बहुत चांसेस है गाइस, क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन ही आप लोगों की एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी प्रॉफिटेबल ईयर्स कैन एमसी रिड्यूस द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट टू 25 करोड़? तो कितने साल बाद, अगर कितने प्रॉफिटेबल ईयर्स देगी कि 35 करोड़ से इसका जो नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट है ये 25 करोड़ हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट बाद में कम होगी, क्या करेंगे? तो ये पेड टीयर 1 कैपिटल में रखना पड़ता है गाइस, इसके नॉर्म्स रहते, तो इस पैसे को ये इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उस पर गाइडलाइंस रहता है। तो कम यहाँ पर इनको नेटवर्थ में रखना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, तो ये ज्यादा इनके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है दैट 25 करोड़ 5 प्रॉफिटेबल ईयर्स बाद में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल होने चाहिए 5 साल, उसके बाद 35 करोड़ से नेटवर्थ इनका रिक्वायरमेंट हो जाएगा 25 करोड़ का, ठीक है। लेकिन फॉर दैट दे हैव टू मेक श्योर कि 5 इयर्स ये कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल है। व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर एएमसी इफ स्पॉन्सर्स चूज एन ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रूट अंडर एमएफ लाइट? अगर स्पॉन्सर खुद चाहता है कि मैं इसमें रजिस्टर करूं अपने आप को फॉर एमएफ लाइट फॉर सेपरेट बिजनेस एंटिटी, तो उसका नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट क्या होगा? अभी जिसने नहीं पढ़ा था ना, टोटली आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आप लोग क्या करना, मॉर्निंग का सेशन डेफिनेटली देखना गाइस, पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वापस से रिवीजन में करवा रहा हूं और भी करवाऊंगा, सेशन से एक एग्जाम से 2 दिन पहले भी करवाऊंगा अच्छे से। तो आप लोग मेक श्योर करो कि बने रहो, कम से कम प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। आप लोग छोड़ दोगे आपकी प्रिपरेशन तो फिर आपका साथ ऐसे कैसे देंगे, है ना। एनी विच में जितना वैकेंसी रहेगा इतना ही फुलफिल हो पाएगा। बहुत कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी जी जान लगा रहे, मेहनत कर रहे डे टू डे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं रियली इंप्रेस्ड हूँ दैट वो एक्टिवली हर काम कर रहे हैं, एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 75 करोड़। सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स के फुल करेक्ट हुए। 1-2 गलत भी हुआ चलेगा, लेकिन मेक श्योर करना झूठ मत बोलना, और करेक्ट हुए तो बताना, ठीक है। अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जिसने एनरोल नहीं कर रखा है, जिसको एनरोल करना है वो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लेना जब भी सेशन को देख रहे हो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। और थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, अभी हॉलीडेज आ रहा है, संडे आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, और कोशिश करो ऑफिस से लीव लेने का। ऑफिस से लीव नहीं ले सकते तो कुछ बीमारी का बहाना करो, कुछ भी करो गाइस, लेकिन थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम दे दो, है ना। जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना नहीं सुटेबल रहता, बट कोशिश करो कि लीव ले पाओ। और लीव नहीं ले पा रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो ऑफिस का बर्डन है थोड़ा सा डाउन कर दो। अभी के लिए उसको रेगुलेट ऐसा करो कि यार ठीक है, थोड़ा कम कम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो लेते, ऐसा कर सकते हैं। अगर हॉलीडे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, है ना। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस।